हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का स्वागत है और आज हम इस हिस्ट्री की सीरीज में बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्या इसकी खास बातें थी, किस तरीके से इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज हुआ, वो सारी बातें हम टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस एक्ट को समझने से पहले आपको कुछ बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब किस तरीके से इंडियन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ। तो पहले हम कुछ बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की करेंगे, फिर 1861 पे बातें करेंगे और 1892 पर भी डिस्कशन करेंगे। सारी बातें टू द पॉइंट होंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां से आपको इन चारों एक्ट से क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। अब पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाइए। फॉर एग्जांपल, मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की ये 4 खास बातें हैं, तो आप उन 4 खास बातों को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप आज की क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आज की क्लास की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है इतनी चीजें? और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। सबसे पहली बात, इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म में अगर आप मिंटो के बारे में बात करें तो ये मिंटो वो है जो भारत के गवर्नर हैं। मिंटो कौन है? भारत के वायसराय है, क्योंकि 1857 के बाद मतलब 1857 की क्रांति के बाद हमारे देश में वायसराय हुआ करते थे। तो हमारे देश के वायसराय कौन थे? मिंटो थे। और मार्ले कौन थे? सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? मार्ले थे। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए इसे कहा जाता है। इस बात को भी हम समझेंगे कब से ये पूरी कहानी शुरू हो रही है। तो कहानी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ 1857 की रिवॉल्ट के ऊपर। हम सभी को पता है 1857 की क्रांति के बाद सारा का सारा जो कंट्रोल था वो कंपनी के हाथों से ले लिया गया था और भारत को अब गवर्नेंस करने की काम, भारत के लिए कानून बनाने का काम किसका था? ब्रिटेन क्राउन का था। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक्ट पास किया जाता है 1857 के रिवॉल्ट के बाद, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। हम सभी को पता है कि 1858 के पहले जो भी कानून आए थे वो सब चार्टर एक्ट के नाम से जाने जाते थे। वो कंपनी किस तरीके से रेगुलेट करेगी वो सारे कानून थे। लेकिन अब कंपनी का पावर नहीं है, अब पावर किसके हाथों में है? ब्रिटेन की क्राउन के हाथों में है। इसलिए हम इसे कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से जो डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है उसको यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। और बहुत ही कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी उसको भी यहाँ पे नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, मतलब उसे भी खत्म कर दिया जाता है। ये 2 बातें होती है यहाँ पर। इसके बाद अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है, ब्रिटेन गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे कंपनी अब रेगुलेट होगी, मतलब किस तरीके से भारत में कंपनी का जो रूल है उसे खत्म किया जाएगा और भारत में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, उनकी पावर को ट्रांसफर कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, मतलब जिसे हम भारत का सचिव कहते हैं। अब यहाँ पे 2 बॉडी बन गई थी। कौन कौन सी 2 बॉडी है? एक है आपके भारत का सचिव, भारत सचिव, जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहते हैं, और ये भारत में नहीं रहता, ये व्यक्ति लंदन में रहता है। और ये जो व्यक्ति है ना, ये कैबिनेट मेंबर है, ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट का मेंबर होता है। ठीक है, जो कि भारत में किस तरीके से शासन होगा, किस तरीके से लॉ बनाए जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने का, रन करने का काम इस सेक्रेटरी के पास है। इस सेक्रेटरी को एडवाइस करने के लिए 15 मेंबर की एक इसके पास बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी। और ये 15 मेंबर की जो एडवाइजरी बॉडी है वो सजेस्ट करती है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है भारत में, किसे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। अब भारत में क्या है? तो इंडिया में बैठा हुआ है वायसराय। इंडिया में कौन बैठा है? वायसराय बैठा। और पहला जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ पे जो कैनिंग है वो भारत में बैठा हुआ है। तो ये जो सचिव है ना, ये इसको एडवाइस करेगा, इसको ऑर्डर देगा कि देखो इस तरीके से काम करना, ऐसा कानून लाना और इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से एक सचिव है जो लंदन में बैठा है और उसकी मदद करने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी जिसके पास 15 मेंबर है और वो इसे एडवाइस कर रहे हैं।
और जो भी एडवाइस आती है वो सेक्रेटरी किसे देता है, लॉर्ड कैनिंग को देता है, और लॉर्ड कैनिंग भारत में उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, गवर्नर जनरल के पास या फिर वायसराय के पास क्या होगी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये सेक्रेटरी हो गया और एक लॉर्ड कैनिंग हो गया जिसके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी इसकी मदद करने के लिए। इस तरीके से भारत का पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया था, ब्रिटेन क्राउन के पास चला गया था और भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। ये सारी बातें कब हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से हुई। लेकिन आगे चल के ब्रिटेन क्राउन को लगा कि भारत के लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी इंक्रीज होना चाहिए लॉ मेकिंग में। जब तक भारत के लोग लॉ मेकिंग में शामिल नहीं होंगे तो हम किस तरीके से, मतलब बेहतर तरीके से भारत के लिए कानून नहीं बना पाएंगे। इसलिए अगला एक्ट पास होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एक बिगिनिंग थी जिसमें इंडियंस को शामिल करने की बात की गई, इंडियन रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी लॉ मेकिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो वायसराय था ना, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको एक्सपांड किया गया और यहाँ पे कुछ इंडियंस को इंक्लूड करने की बात की गई। तो वायसराय नॉमिनेटेड सम इंडियन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। तो यहाँ पे जो वायसराय की काउंसिल थी उसको एक्सपांड किया गया और कुछ इंडियन जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर है, नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब किसी भी सरकारी ओहदे पर या सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग पहले हमारे वायसराय थे, तो उन्होंने किस किस को नॉमिनेट किया, तो राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये कुछ व्यक्ति थे जिनको नॉमिनेट किया गया था काउंसिल में। ठीक है, इसके अलावा हुआ क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी वो बहुत पावरफुल थी, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी ना वो छीन ली गई थी। अब वापस आती है बातें कि इनकी लेजिस्लेटिव पावर, इनकी जो विधायी शक्तियां हैं, जो कानून बनाने की पावर है, इनको लौटा दी जाए। तो इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या किया गया कि बॉम्बे और मद्रास के पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको रिस्टोर कर दिया गया, वापस लौटा दिया गया और कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया। कौन कौन सी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया, तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब जैसे कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया गया और पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाट इज अ पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे आज भी हमारे देश में पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री की मदद के लिए पूरा एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना। जो कैबिनेट होता है हमारा उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोल एंड माइनिंग है ना, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। वैसे यहाँ पे इसे ये पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई। साथ ही साथ एक और पावर वायसराय को दे दी गई। तो जो वायसराय था ना लॉर्ड कैनिंग, उसको एक और पावर दे दी गई, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर इन केस ऑफ इमरजेंसी। आज भी हमारे देश में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं यूजिंग आर्टिकल 123 एंड 213, राइट। वैसे ही यहाँ पे कुछ पावर्स, ऑर्डिनेंस पावर इन द केस ऑफ इमरजेंसी किसको दे दी गई थी, वायसराय को दे दी गई थी। तो ये सारी बातें कब हो रही है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बातें हो रही है। आइए अगले एक्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का अपना एक सिग्निफिकेंस है। क्यों है, क्योंकि एक माइलस्टोन है ये इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में। कई सारे क्लॉजेस जो है वो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहाँ पे लिए हैं। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब विधायिका जो कि कानून बनाने का काम करती है, उसको यहाँ पर इंक्रीज करने का काम किया जा रहा है और इंडियंस को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। The act increased the size of various legislative council in India, thereby increasing the engagement of Indians with respect to the administration in British India. अब कैसे यहाँ पे इंक्रीज किए गए नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द काउंसिल, तो आप देखेंगे बॉम्बे में संख्या 8 कर दी गई, मद्रास में 20, बंगाल में 20, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 15, अवध में 15 और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मिनिमम थी वो 10 और मैक्सिमम जो पर्सन हो सकते हैं वो 16 व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये सारे जो एक्सपांशन किया गया था नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज करने की बात की गई, क्योंकि पहला स्टेप है जहां पर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है इंडियंस के, ठीक है, जहां पर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है इंडियंस के बारे में। अब खास बातें क्या थी इसमें, खास बात ये थी कि जो मेंबर्स थे ना वो डिबेट कर सकते थे बजट पे, लेकिन यहाँ पे वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं थे, फॉलो अप क्वेश्चन करने की भी यहाँ पे उनको आज़ादी नहीं थी। तो लेकिन बजट पर डिबेट कर सकते थे, लेकिन कोई भी फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं करोगे आप, और ना ही आपके पास एबिलिटी है कि आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर की गई। इसके अलावा गवर्नर जनरल जो है उसको यहाँ पे कुछ अथॉरिटी दे दी गई, कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए, किसके द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, कि आप नॉन ऑफिशियल व्यक्तियों को जो है वो
नॉमिनेट कर सकते हो। तो नॉमिनेशन करने का अधिकार किसके पास आ गया था? गवर्नर जनरल के पास। तो ये अलग अलग जो प्रोविंस है, अलग अलग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें नॉमिनेशन करने का अधिकार, कौन सा व्यक्ति नॉमिनेट होकर आएगा इन काउंसिल में, ये अधिकार किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। और ये अधिकार इसे किसने दिया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दिया था। ठीक है, जो भारत का सचिव था, लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति। क्लियर? अब बात करते हैं इन्हीं 1861 का एक्ट और 1892 के एक्ट को वापस से रिवाइज किया गया और एक नया एक्ट बन के तैयार हुआ, विच इज 1909 का एक्ट। ओके, अब इस 1909 के एक्ट को समझने के पहले आपको दो कंडीशन समझनी पड़ेगी। पहली चीज, यहाँ पर मॉडरेट्स का मानना था कि 1906 में लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट ब्रिटेन में आ गई है, क्योंकि ये बहुत उदारवादी है, लिबरल है और ये अच्छा गवर्नेंस भारत में चाहते हैं, भारत के साथ हैं। भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने के लिए वो इंडियंस को भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से मॉडरेट डिमांड कर रहे थे कि लॉ मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स की संख्या है, इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन है, उसको इंक्रीज किया जाए। तो अब यहाँ पे इनको लग रहा था कि लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट है 1906 में, तो अब जो नया एक्ट आएगा 1909 का जो एक्ट आएगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस और एक्स्ट्रा क्लॉजेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, भारतीय लोगों के लिए रखे जाएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी। इसके अलावा 1906 में एक शिमला में कॉन्फ्रेंस होती है, और शिमला में जब कॉन्फ्रेंस होती है, आगा खां जो कि उस समय मुस्लिम लीग को लीड कर रहे होते हैं, वो लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करते हैं और लॉर्ड मिंटो से कहते हैं कि हम एक सेपरेट इलेक्टोरल चाहते हैं फॉर मुस्लिम। तो यहाँ पे मुस्लिम्स को आस थी कि 1909 का जो एक्ट आएगा उसमें सेपरेट इलेक्शन की बात की जाएगी फॉर द मुस्लिम। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पे जो मॉडरेट की डिमांड थी और जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी, ये दोनों डिमांड्स को आप 1909 का जो अगला एक्ट पास होता है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेजर जो एक्टिविटी हो रही होती है पास्ट में, उसका इफेक्ट आज के कानून व्यवस्था पे तो पड़ता ही है, क्योंकि कानून वही देख के बनाया जाता है कि पास्ट में कौन से एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स हुए हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था और जिसमें इंक्रीज किया था नंबर ऑफ इंडियंस। सबसे बड़ी बात क्या हुई थी? इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके पहले आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां पे मिनिमम मेंबर 10 और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते थे? 16। याद आया? मैंने इसके पहले बताया था। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम मेंबर 10 और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते थे? 16 हो सकते थे। तो इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की संख्या को इंक्रीज करने की बात हो रही थी, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे नंबर्स को इंक्रीज किया गया और मैक्सिमम नंबर अब 60 कर दिया था। तो आप देख सकते हैं 16 से ये संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी? मैक्सिमम 60 हो गई थी। और ये 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, वो बेसिकली रिवीजन है, एक रिवाइज्ड वर्जन है किसका? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड 1892, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, अब क्या खास बातें थी, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्शंस किए जाएंगे। इसलिए जो मिंटो है उसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, और यही से पार्टीशन का जो बीज होता है ना, कि बाद में जाके पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग नेशन बनते हैं, जो टू नेशन थ्योरी आती है, वो बेसिकली इसी एक्ट की वजह से आती है, जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं 1909 का। तो यहाँ पे पहले तो ये शुरुआत केवल मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्शन से हुई थी, बाद में जाके आप देखेंगे सिख, दलित और लेबरर्स जो है वो भी सेपरेट इलेक्शंस की डिमांड करने लगे थे इन फ्यूचर। ओके, तो आइए सेपरेट इलेक्शन क्या होता है वो हम समझते हैं। एक होता है रिजर्वेशन। इलेक्शंस में क्या होता है? एक रिजर्वेशन होता है। जैसे कि आज हमारे देश में इलेक्शंस की जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं। आपने सुना होगा कि कुछ सीट वीमेंस के लिए है, कुछ एससी, कुछ एसटी, कुछ ओबीसी के लिए रिजर्व होती हैं, होता है ना। तो इसमें क्या है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से जितना भी पॉपुलेशन है उनके बीच से मान लेते कोई सीट रिजर्व है एससी के लिए, तो एक एससी कम्युनिटी का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा और सभी व्यक्ति, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को वोट करने का काम करेंगे। ये होता है रिजर्वेशन। बट यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्शन होता है, उसकी कहानी, उसकी पिक्चर थोड़ी सी अलग होती है। सेपरेट इलेक्शन में क्या होता है कि मान लेते हैं एक प्रोविंस है, एक आपकी काउंसिल है, एक आपका एरिया है जहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं, और हिंदू भी रहते हैं वहां पे, मुस्लिम भी रहते हैं। लेकिन यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा होगा इलेक्शन में वो कौन होगा? एक मुस्लिम होगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो खड़ा होगा कौन होगा इलेक्शन में? वो मुस्लिम होगा। उसको वोटिंग राइट भी केवल मुस्लिम्स के पास होंगे। केवल इस एरिया के जो भी मुस्लिम्स हैं वो ही इस व्यक्ति को वोट करेंगे, और अगर ये जीतता है
तो वो केवल मुस्लिम्स के ही वेलफेयर के लिए काम करेगा। ये होता है आपका सेपरेट इलेक्शन। तो रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्शन में काफी अंतर है। ये लोग केवल मुस्लिम्स राइट के बारे में बात करते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो हमारी मेजॉरिटी से जो कि हमारे वेलफेयर के लिए हमारे राइट्स के ऊपर चर्चा करे। तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्शन की बात की गई और 1909 के इस रिफॉर्म में इस सेपरेट इलेक्शन व्यवस्था को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था और यहीं से शुरुआत होती है पार्टीशंस की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सेंट्रल की और प्रोविंस की, उसमें नंबर्स जो थे वो इंक्रीज कर दिए गए। जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें संख्या 16 से बढ़ाकर 60 मेंबर्स की कर दी गई, 16 से संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। वैसे ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंस, इनकी संख्या बढ़ा के 50 मेंबर कर दी गई। वही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है पंजाब, वर्मा एंड आसाम की, इनकी संख्या भी बढ़ाकर 30 मेंबर्स कर दी गई। मैंने आपको 1892 के एक्ट में संख्या बताई और आप देख सकते हैं कि संख्या यहाँ पे जो है नंबर्स वो इंक्रीज हो गए हैं। अभी जो व्यक्ति होते थे चाहे वो सेंटर में हो या फिर वो प्रोविंस में हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे होते थे। कौन कौन से 4 व्यक्ति होते थे? पहले होते थे एक्स ऑफिसो मेंबर। एक्स ऑफिसो मेंबर्स जो है जिनको गवर्नर अपॉइंट करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वो गवर्नर जब तक रहेगा वो व्यक्ति, जैसे कि हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कि कोई अपॉइंटमेंट हुई, राष्ट्रपति ने एक्स ऑफिसो मेंबर अपॉइंट किया, तो एक टेम्पररी मेंबर ही आप इसको समझ सकते हैं, पदेन अधिकारी तरीके का। तो एक एक्स ऑफिसो मेंबर्स हुआ करते थे, कुछ नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे, और ये ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे गवर्नर जनरल के द्वारा, और ये वो अधिकारी होते थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। एक थे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी नॉमिनेट करने का काम गवर्नर जनरल करता था, बट ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं होते थे। और एक थे इलेक्टेड मेंबर्स। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता था और ये इलेक्टेड मेंबर चुन के आते थे। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। द लोकल बॉडी इलेक्टेड एन इलेक्टोरल कॉलेज दैट वुड इलेक्ट मेंबर ऑफ प्रोविंशियल इलेक्टेड काउंसिल्स। तो ये व्यक्ति जो होते थे लोकल बॉडी से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लैंडलॉर्ड, यूनिवर्सिटी ट्रेडर, कम्युनिटी एंड मुस्लिम से इलेक्ट होके आते थे इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से ये सारे व्यक्ति यहाँ पे चुन के आते थे। ठीक है ना। इंडियन वर गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को एंट्री की गई थी। और यहाँ पे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसमें पहली बार किसी इंडियन को चुना गया था, और वो व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा एज अ फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुने जाने वाले पहले इंडियन व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे। इसके अलावा 2 इंडियंस को भी यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंडियन काउंसिल थी ना लंदन में, उसमें भी 2 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था। वो व्यक्ति कौन थे? कृष्णा गोविंद गुप्ता एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी। क्लियर। अब इसके अलावा कुछ और राइट्स दे दिए गए थे कि मेंबर यहाँ पे बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी मैटर्स हैं उन पे भी डिस्कशन किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के राइट्स भी दे दिए गए थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी फॉरेन पॉलिसी हो या आपका जो प्रिंसली स्टेट के साथ कोई भी मुद्दा हो, रिलेशंस की बातें हो, तो उसमें डिस्कशन करने के अधिकार इंडियंस को नहीं थे। उसमें डिस्कशन करने के अधिकार राइट्स इंडियंस को नहीं थे। तो ये कुछ खास बातें आपको देखने को मिलेंगी मार्ले मिंटो रिफॉर्म में। आई थिंक आपको इस सारे एक्ट लाइन से समझ में आए होंगे। आपको सारे एक्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर भी देखने को मिला होगा, क्या डिफरेंसेस थे। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जाते हुए करके दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। Who called Jinnah the true ambassador of Hindu Muslim unity? किसे जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा है? ऑप्शंस आर सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, गांधी जी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। अगर सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके पहले मैंने काफी सारे वीडियो अपलोड की है, वो सारे वीडियो आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। So thank you, take care and bye-bye.